हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम्स में ग्रामर सेक्शन से या वोकैब सेक्शन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको उन्हें आंसर कैसे करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उन्हें ये आइडिया नहीं लग रहा है कि ग्रामर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे और वो भी सब्जेक्टिव में। क्या लॉन्ग में क्वेश्चन बनेंगे कि शॉर्ट में क्वेश्चन बनेंगे, या अगर वोकैब से क्वेश्चन बनेंगे कि तो किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि इसके पहले आपने जितने भी एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं उसमें वोकैब एंड ग्रामर दोनों से आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रामर में राइटिंग वाले सेक्शन से, तो राइटिंग वाले सेक्शन से आप कहीं ना कहीं अवेयर हैं। डायलॉग राइटिंग की बात करूं या लेटर राइटिंग की बात करूं या आर्टिकल की बात करूं, तो आपको ये आइडिया है कि एक टॉपिक आपको मिल जाता है और आपको उसी के अनुसार जो भी पार्टिकुलर पैटर्न है, जैसे डायलॉग राइटिंग का अलग पैटर्न है, रिपोर्ट राइटिंग का अलग है, लेटर राइटिंग का अलग है, आर्टिकल राइटिंग का अलग है, तो आपको टॉपिक के अनुसार फॉर्मेट फॉलो करते हुए उसे लिखना है। ये आपको आइडिया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रामर से या वोकैब से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, आपने जैसे वोकैब पढ़ी है, मैं पहले बात करूंगी वोकैब के बारे में। तो वोकैब से आपसे कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम दिया जा सकता है और वहां से आपसे उस वर्ड का अपोजिट वर्ड पूछा जा सकता है और आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक पेपर ऐड किया है आज की क्लास में, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्योंकि यदि मैं ऐसे वर्बली बताऊंगी तो आपको उतनी चीजें समझ नहीं आएगी, कंफ्यूजन बना रहेगा। जब आप पेपर में देख लेंगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करें फ्रेजल वर्ड्स में या इडियम्स में, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। एक क्वेश्चन मिलेगा और फिर आपको क्या करना है, उसका यूज करने को मिल जाएगा। ठीक है। सपोज दैट कि कोई आपको फ्रेजल वर्ब मिल गई। ठीक है। कोई आपको फ्रेजल वर्ब मिल गई, आपको क्वेश्चन दिया गया कि इसमें से 5 फ्रेजल वर्ब हैं, आप उसको सेंटेंस में यूज करके बताएं। सेम एज हम ईडीएम की बात करें तो ईडीएम में भी आपको ऐसे ही होगा, आपको मीनिंग बता के उसका यूज करना है सेंटेंस में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर जब भी आएंगे, ये दोनों क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर शॉर्ट में मिलेंगे तब भी, अगर लॉन्ग में मिलेंगे तब भी। ठीक है। अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि मतलब वो ग्रामर का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते हैं तो आपको 4 या 5 फिगर ऑफ स्पीच दिए जा सकते हैं, या आपसे डेफिनेशन फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। डिफाइन फिगर ऑफ स्पीच एंड सिग्निफाई टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पोएटिक डिवाइसेस इन लिटरेचर। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ओके। अब हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इसके अलावा एक्टिव पैसिव इंपॉर्टेंट है, नरेशन इंपॉर्टेंट है, क्लॉज एंड फ्रेज ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपने ऑलरेडी कई सारे एग्जाम दिए हैं जिसमें ट्रांसलेशन से क्वेश्चन बने हैं, अनसीन पैसेज से क्वेश्चन बने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं ग्रामर पार्ट में। अनसीन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको एक अनसीन दिया जा सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आप 10th या 12th में देखते हैं, या आपने पिछले एग्जाम्स में भी अटेम्प्ट किए हैं ऐसे क्वेश्चन, जहां पे आपको अनसीन पैसेज दिया गया है और 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको वहां पे आंसर लिखना था अनसीन पढ़ के। उसके अलावा नरेशन में आपसे नरेशन का एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन दिया जा सकता है और आपको उसे इनडायरेक्ट फॉर्मेट में लिखना होगा। वॉइस में भी आपसे कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जहां पे आपको एक्टिव से पैसिव बनाना होगा। कई बार पैसिव से एक्टिव भी पूछा जा सकता है। हम बात करें अगर ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में या तो आपका हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये शॉर्ट में आएगा ये लॉन्ग में आएगा, तो देखिए, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं। अगर शॉर्ट में आएगा तो हो सकता है ट्रांसलेशन से क्वेश्चन बन जाए या नरेशन से क्वेश्चन बन जाए। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिलेंगे या 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मैं भी आपको पेपर के माध्यम से समझाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सभी इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, वर्ब, इंटरजेक्शन, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है। तो आपको पढ़ना है बुक से। इसके लिए मैं आपको 2 बुक रेफर करूंगी। पहली बुक है रेन एंड मार्टिन,
ओके, आप में से बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं इस बुक को या पढ़ चुके हैं। और दूसरी बुक है एक्सीलेंट, ठीक है? ये दोनों बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा एसपी बख्शी की भी बुक अच्छी है, ठीक है? एसपी बख्शी की इंग्लिश ग्रामर की भी बुक अच्छी है। आप लोग अगर रैनन मार्टिन पढ़ चुके हैं, एक्सीलेंट पढ़ चुके हैं, तो आप एसपी बख्शी से पढ़ सकते हैं। उसमें रूल्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे मिलेंगे। वोकैब पार्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा इस बुक में। तो इन तीनों बुक्स में आपको अगर डाउट हो रहा है कि कौन सी बुक को मैं चूज़ करूँ, तो देखिए अगर आपका बेसिक एकदम क्लियर नहीं है, तो आप एक्सीलेंट पहले पढ़िए, ठीक है? सबसे पहले आपको एक्सीलेंट पढ़ना है अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो रैनन मार्टिन को आप पढ़िए, इसे रिवाइज़ करिए। और अगर आपको कोई पार्टिकुलर रूल देखना है, वोकैब सेक्शन देखना है, तो आप एसपी बख्शी रेफर कर सकते हैं, ठीक है? इट्स टोटली योर चॉइस। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो आपको जो अच्छी लगे बुक आप उसे पढ़ सकते हैं। बट रैनन मार्टिन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और एसपी बख्शी से वोकैब के क्वेश्चन आते हैं। और नॉर्मन लिविस वर्ड की बुक है वर्ड पावर मेड इजी, वहां से भी वोकैब पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन बुक्स को रेफर करना है। अभी आपके पास समय है, 2-3 महीने हैं। अगर आप प्रॉपरली अपने टाइम को डिवाइड करें, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है? तो हमने बात करी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आपको डेफिनेशन से प्लस एग्जाम्पल से ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं। और यहाँ से कई बार आपको कंजंक्शन से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? प्रीपोजिशन से या पंक्चुएशन से आपको क्वेश्चन बनता है। तो आपको अब जैसे सरफेस लेवल पे चीजें नहीं प्रिपेयर करनी है, आपको अब चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। व्हाट इज द यूज ऑफ वॉइस, ठीक है? ये अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस का क्या यूज है, क्यों हम यूज करते हैं। नरेशन को आपको डिफाइन करने को अगर आ जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिफाइन करने को, तो आपको वो आना चाहिए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो पहले हम आज की क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐड किए हैं कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको कैसे आंसर करना है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो भी मैं आंसर आपको क्लास में समझाती हूँ या बताती हूँ, ये कोई फाइनल आंसर नहीं है कि ऐसा ही आपको लिखना है। ये सिर्फ एक मॉडल आंसर है। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे बेहतर लिख सकते हैं, क्योंकि बेहतर ज़रूर लिखा जा सकता है। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे आंसर ऐड किए गए हैं, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट विद रूल्स एंड एग्जांपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है और पूछा गया है। तो अब आपसे जैसे अचानक से क्वेश्चन बन जाए सब्जेक्ट और एग्रीमेंट क्या है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आप उसको ही पहले लिखेंगे कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। सिंपल भाषा में समझाया जाए तो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार आपको वर्ब लिखनी है। आपको टेंस देखना पड़ता है, आपको प्रेजेंट पास्ट को देखना पड़ता है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को लिखना पड़ता है, ठीक है? नंबर और पर्सन के अनुसार। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। क्या मतलब होता है इसका? कि वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, किसमें? नंबर और पर्सन में। पर्सन क्या है? जैसे प्रोनाउन में आपने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है? शी, ही, दे, ठीक है? ये होगा आपका थर्ड पर्सन। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या करना पड़ता है? आपको वर्ब को यूज करना पड़ता है, ठीक है? नंबर क्या है? नंबर हो गया आपका सिंगुलर और प्लूरल। तो आपने देखा होगा ग्रामर में, आपने जितना भी पढ़ा है इसी के अनुसार ही आप वर्ब को लिखते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या करता है? एक सिंगुलर वर्ब लेता है। एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखिए। अब जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, आपको यहाँ से कट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है? आपको हमेशा जब भी एग्जाम्पल लिखना है, आपको हमेशा नेक्स्ट लाइन पे लिखना है। यहाँ पे गलती हुई है, इसको आप करेक्ट करिएगा। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर, ये क्या है? सिंगुलर है। ही के साथ हमने क्या लगाया है? राइट्स लगा दिया है। बट
दे राइट लेटर्स, ये क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है? तो जब आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आप, या अभी जब आप आपसे मैं टेस्ट भी आपके ले रही हूँ, तो जब आप अपने टेस्ट में लिखेंगे आंसर तो कैसे लिखेंगे? लाइन चेंज करना है आपको, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ऐड करना है, ठीक है? ऐसे एग्जाम्पल आप ऐड करेंगे, एक सेंटेंस आप सिंगुलर का लिखेंगे और एक सेंटेंस आप प्लूरल का लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, ठीक है? तो ऐसे क्या है, क्लैरिटी रहेगी आपकी, ठीक है? ऐसे क्लैरिटी रहेगी, आपको ऐसे ही करना है। ओके, तो अब क्या देखा आपने? सेंटेंस का फॉर्मेट क्या देखा? ही के अनुसार हमने राइट्स लिखा, बट दे के अनुसार हमने क्या लिखा? राइट लिखा, एस नहीं लगाया। तो ये आपको पता है सब्जेक्ट के अनुसार आपको कैसे वर्ब लगाना है। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर दो सिंगुलर नाउन है उनको एंड से ज्वाइन कराया गया है या उनको एंड से ऐड किया गया है, तो हमेशा क्या है? वो प्लूरल वर्ब लेंगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल, राम एक सिंगुलर नाउन है, श्याम एक सिंगुलर नाउन है, आर फ्रेंड्स, दोनों को साथ में हमने ऐड किया तो क्या हो गया? आर, ठीक है? However, when they refer to same person or idea, the verb remains singular. लेकिन अगर वो किसी सेम पर्सन या आइडिया को रेफर करते हैं तो हमेशा क्या होगी? वर्ब सिंगुलर रहती है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल देखिए, देखिए एंड लगा है लेकिन किसी एक ही पर्सन या कोई एक सेम पर्सन या आइडिया को रेफर कर रही है तो क्या होगा? सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ये बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। तो ये ब्रेड एंड बटर क्या है? एक सिंगल एंटिटी को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है? वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, एवरी मैन, समवन टेक सिंगुलर वर्ब्स। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, ईच, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये, एवरीवन, ये क्या करते हैं? ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ईच के साथ हमने क्या लगाया? इज लगाया। विथ फ्रेजेस लाइक अलोंग, ठीक है? कुछ कुछ फ्रेजेस हैं जैसे along with, देखिए पहला फ्रेज क्या है? along with, दूसरा फ्रेज है as well as, together with, the verb agrees with the main subject। ये कुछ फ्रेज हैं जैसे कि आप देखिए along with, as well as, together with, इनके साथ क्या होगा? हमेशा वर्ब मेन सब्जेक्ट के साथ ही एग्री करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है? इसमें भी बहुत बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मेन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? अगर मेन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर होगी। अगर मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो आपकी वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। द टीचर अलोंग विथ, द टीचर अलोंग विथ स्टूडेंट्स इट्स प्रेजेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है तो प्लूरल होगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे? आर, जबकि वो गलत हो जाता है। यहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट है वो टीचर है और इसके अनुसार ही आपको यहाँ पे इज लगाना है, ठीक है? इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद देयर, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो देयर से स्टार्ट होते हैं। द वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट, वर्ब हमेशा किसके साथ एग्री करती है? रियल सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है? देयर आर मेनी बुक्स। अब यहाँ पे देखिए बुक्स क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमने क्या लगाया? आर लगाया, ऑन द टेबल, ठीक है? तो हमने अब कंक्लूड कर दिया, दस करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंश्योर्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी इन फॉर्मल राइटिंग विच इज एसेंशियल फॉर करेक्ट राइटिंग, ठीक है? ये हमने एक कंक्लूजन दे दिया। तो ये एक सिर्फ मैंने आइडिया आपको समझाने के लिए एक रफ आइडिया आपको हो जाए, ये मैंने आंसर इंक्लूड किया है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है? इज, एम, आर से रिलेटेड, हैज, हैव से रिलेटेड, ठीक है? वॉज, वर से रिलेटेड, ये आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स है और आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, बहुत सारी वर्ब्स हैं, बट क्योंकि शॉर्ट में आप इतना ही लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूज ऑफ आर्टिकल्स। एक्सप्लेन द यूज ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन और द को विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना है। देखिए एक्सप्लेन करना होता है तो आप सिर्फ डिफाइन करके नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको चीजों को समझाना है और एग्जाम्पल के साथ क्लैरिटी के साथ समझाना है, ठीक है? जैसे पहले तो देखिए आर्टिकल को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आर्टिकल आर डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर्स यूज्ड बिफोर नाउन्स टू इंडिकेट डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस, ठीक है? जैसे आप जानते हैं एक होता है डेफिनेट प्रोनाउन और एक होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो डिटरमाइनर होते हैं जिन्हें नाउन के पहले लगाया जाता है और ये डेफिनेटनेस या इनडेफिनेटनेस को रेफर करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है? इंग्लिश हैज टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इंग्लिश में दो तरीके के आर्टिकल होते हैं। पहला क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट क्या होगा? ए और एन, ठीक है? ए और एन।
और डेफिनेट क्या होगा? द जैसे किसी पार्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है, पार्टिकुलर किसी भी पर्सन या किसी भी पार्टिकुलर आप कह सकते हैं, कोई भी संस्था हो सकती है, उसको रेफर करता है किसी भी बुक के लिए। जैसे आपको पता है जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके पहले दा लगाते हैं, मॉन्यूमेंट्स के पहले दा लगाएँगे, है ना? रिवर के पहले दा लगाएँगे, ठीक है? तो ये आपने एक इंट्रोडक्शन दिया। द इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड आर, ए एन एन। अब आप जब आंसर लिखेंगे तो आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, ठीक है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है? The indefinite articles a and n are used with singular countable nouns, ठीक है? When the reference is general, ठीक है? जब भी रेफरेंस जनरल में दिया जाता है ए और एन को यूज किया जाता है और उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स यूज होती हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही उनको यूज किया जाता है। ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं आपको समझना है, कॉन्सोनेंट साउंड। क्योंकि कई बार कॉन्सोनेंट आपको मिलेंगे ऐसे जिसमें साउंड जो है वो वॉवेल का आएगा, ठीक है? कॉन्सोनेंट लेटर के साथ भी वॉवेल का साउंड आएगा। तो ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि अ बुक, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है? अब देखिए यू, तो यहाँ पे देखिए ए ई आई ओ यू के अनुसार क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए, है ना? लेकिन ये नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे या का साउंड आ रहा है, ठीक है? अ बुक, अ यूनिवर्सिटी। व्हाइल एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड, जबकि एन जो है वो उसे किसके पहले यूज करते हैं? वॉवेल साउंड के पहले। जैसे एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? एच तो देखिए कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना? हा का साउंड होता है, बट यहाँ पे हा का साउंड ना के क्या आ रहा है? ऑनेस्ट, ये साउंड आ रहा है, ठीक है? जैसे ऑनर होता है, तो यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है, इसलिए ये वॉवेल साउंड है, ठीक है? द डेफिनेट आर्टिकल द, अब इसे भी आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और प्रीवियसली मेंशन। देखिए जब भी नाउन जनरल में होगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा रेफरेंस जनरल में होगा तो ए और एन का यूज होगा, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक या प्रीवियसली मेंशन्ड किसी नाउन को बोलेंगे, किसी नाउन के बारे में बताएंगे, तो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे आई सा अ डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग। मैंने एक डॉग देखा, द डॉग वॉज बार्किंग। ये द क्यों लगा है? क्योंकि इस डॉग, पर्टिकुलर डॉग के लिए लगाया गया है, ठीक है? इट इज ऑल्सो यूज विद यूनिक थिंग्स। इसे यूनिक थिंग्स के साथ भी हम लगाते हैं, जैसे द सन, द गंगा, द अर्थ, द मून, राइट? सुपरलेटिव के साथ जैसे द बेस्ट स्टूडेंट। सुपरलेटिव के साथ ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? जो ऑर्डर में होता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और कॉर्डिनल एक नंबर होता है, एक कॉर्डिनल नंबर होता है। कॉर्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे 1 2 3, ठीक है? 1 2 3 ये क्या होगा? कॉर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी हम दा लगाते हैं, जैसे द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले या प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते व्हेन स्पीकिंग जनरली। जब भी हम जनरली बोलते हैं तब, जैसे बुक्स आर यूजफुल, बुक्स आर यूजफुल, मिल्क इज हेल्दी। ये आपको नेक्स्ट लाइन पे लिखना होगा, ठीक है? आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे हेडिंग डालनी है, ई.जी. और उसके बाद 1 2 करके आपको लिखना होगा, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे ऐसे 1 1 2, ठीक है? मिल्क इज हेल्दी। तो यहाँ पे देखिए मिल्क क्या है आपकी? अनकाउंटेबल नाउन है। बुक्स क्या है? काउंटेबल है, बट प्लूरल में लिखा है। इसके अलावा मटेरियल नाउन जो होते हैं या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इन्हें हम अनकाउंटेबल की ही कैटेगरी में रखते हैं। अब देखिए ये कंक्लूजन अब हम करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे रूल्स है, बट हम सभी रूल्स को ऐड तो नहीं कर सकते। शॉर्ट नोट हमें देना है। करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स इनहेंसेस प्रिसीजन इन राइटिंग एंड आर्टिकल स्पीकिंग। देखिए प्रिसाइज करते हैं। अगर हम करेक्ट यूज करेंगे आर्टिकल्स का तो वो क्या करेंगे? राइटिंग में प्रिसीजन ऐड करते हैं एंड स्पीकिंग, ठीक है? एक्यूरेसी भी ऐड करते हैं। देयरफॉर मास्टरी ओवर आर्टिकल यूजेस इज एसेंशियल फॉर ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। तो ग्रामर में कॉम्पिटेंस के लिए, मतलब आप करेक्ट यूज करने के लिए आर्टिकल का सही यूज आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डेली लाइफ में भी जो भी हम बातें करते हैं और इंग्लिश में, उसमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर। अब ये हमने 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऐड किए हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहिएगा और बिल्कुल आपको ध्यान देना है। आज की क्लास सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और क्योंकि आपको कंफ्यूजन है कि ग्रामर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस क्लास के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एक आपको आइडिया रहेगा और आप कहीं ना कहीं उस दिशा में, सही दिशा में आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच के, फिगर ऑफ स्पीच का। हालांकि फिगर ऑफ स्पीच ग्रामर का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ कैसे क्वेश्चन बना है। ओके, लिटरेचर का आपको आइडिया हो गया है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आया है, ये देखिए ये लॉन्ग टाइप में ही थे, लेकिन अब क्या है, लॉन्ग को कैसे कर दिया। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में भी जो आएगा क्वेश्चन वो 12 मार्क्स का आएगा और शॉर्ट आएगा 8 नंबर का। ठीक है, तो अगर 12 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बनता है तो ऐसे कैसे बन सकता है, इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे 5 फिगर ऑफ स्पीच दिए गए, आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है और आपको 2 या 3 एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं। जैसे बहुत लोगों को मेटानोमी में कंफ्यूजन है, साइनेक्टिक में कंफ्यूजन है, या एंटीथेसिस ऑक्सीमोरन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप कैसे आंसर कर पाएंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, रेनन मार्टिन की बुक में फिगर ऑफ स्पीच दिए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं यहाँ आपको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ क्वेश्चन, केवल मैं यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जो सॉल्यूशन करना था वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब मैं टॉपिक वाइज आपके लिए लेक्चर्स बनाऊंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे आपको आंसर कर रहे हैं। यहाँ केवल मैं पैटर्न डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है सम वर्ड्स हैव बीन गिवन बिलो, ये वोकैब से है। ठीक है, वोकैब से आप देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। गिव देयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स एज आस्क्ड, जैसा कि पूछा गया है, फॉर सून आफ्टर द वर्ड्स एंड यूज द आंसर्स इन योर सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ब्रैकेट में देखिए इंस्ट्रक्शन दिए, सिनोनिम, एंटोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम। आपको क्या करना है, इनको सामने लिखना है अपने आंसर में और आपको इस वर्ड को सेंटेंस में यूज करना है। जैसे कैटास्ट्रॉफी, कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड हमने पढ़ा, एस्लीप, करेजियस, हॉर्स, इन सभी वर्ड्स का जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। उस वर्ड को लिखना है, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, जो भी वर्ड है, और फिर आपको सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आपके लिए बन सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये 2 into 5 है, मतलब हर हर क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे और टोटल आपको कितना मिला, 10 नंबर। आपके एग्जाम में 12 नंबर का आएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, या शॉर्ट आंसर में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन योर सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। अब आपको क्या करना है, कुछ इडियम्स दिए हैं, इसको आपको यूज करना है सेंटेंसेस में, ताकि आप उसकी मीनिंग को समझा सकें। तो आपको अगर मीनिंग ही नहीं पता है तो आप कैसे उसको सही सेंटेंस में यूज करेंगे। तो ये आपकी लैंग्वेज एंड वोकैब कॉम्पिटेंस को दिखाने के लिए, ठीक है, आपको कितना आता है, आपको कितना नॉलेज है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अ फूल एंड हिज मनी आर सून अपार्टेड। ठीक है, ये अब आपको यूज कर रहा है सेंटेंस में। एसिड टेस्ट, ब्लैक शीप, डेयरिंग टू आयरन इन द फायर। ठीक है, तो ब्लैक शीप तो आपने सुना ही होगा, ब्लैक शीप बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आप इसको यूज करें तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जैसे कि आप कह सकते हैं, रेयान वॉज कंसिडर्ड द ब्लैक शीप ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, तो ब्लैक शीप बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कि एम्बैरसिंग हो, जो कि डिसरेस्पेक्टेड पर्सन हो, जिसकी कोई रेपुटेशन ना हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ब्लैक शिप। डेयरिंग डू आयरन इन द फायर, तो ये क्या है, आपको इडियम्स यहाँ से तैयार करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रेजल वर्ब से, तो आप फ्रेजल वर्ब से भी सेम आपको करना है, आपको मीनिंग पता होनी चाहिए और आपको इसको सेंटेंसेस में यूज करना है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है, ब्लास्ट अवे, डाई आउट, गेट ऑन, गेट ऑन। ठीक है, ले ऑफ, शो अप, ये कुछ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। फ्रेजल वर्ब्स में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो फ्रेजल वर्ब्स के लिए मैं आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करूंगी, और 10 और 15 या मे बी अगर बहुत कम है तो 20 भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताते जाऊंगी कि कैसे क्या इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है और इसको कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऑथेंटिक बुक यूज करूंगी। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग लीस्ट करेक्शन। अब देखिए, मतलब यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। कुछ सेंटेंस दिए हैं जो कि करेक्ट नहीं है, 10 सेंटेंस दिए हैं
और हर सेंटेंस का आपको 1 मार्क मिलेगा। तो आपको इन्हें सही लिखना है। तो अगर आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं है, अगर आपको करेक्शन नहीं आता, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है? तो इसमें भी आपकी ग्रामर की नॉलेज चेक करी जाएगी। मिस सुषमा विल गिव यू अ साउंड पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, ये आपको इसमें चेंज करने हैं, जो भी प्रॉपर चेंजेस होने चाहिए। देयर आर 4 न्यूज टू बी प्रिंटेड ऑन द फ्रंट पेज। ही इज एट ऑफिस। वी आर द टॉलेस्ट दैन दे आर। तो देखिए, जब भी दैन का यूज होगा तो क्या लगाएंगे आप? टॉलर लगाएंगे, है ना? तो ये आपको करेक्शन करना है। आई हैड नॉट सम बेटर। देखिए यहाँ पे हैड नॉट भी लगा है, सम भी लगा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? एनी लगा सकते हैं। वी हैव टू लिटिल हॉलीडेज। आई विश आई वॉज रॉन्ग। तो देखिए, वॉज की जगह क्या लगा सकते हैं? आई विश आई वर रॉन्ग। जब भी यहाँ पे कंडीशनल टाइप का सेंटेंस बनेगा, आपको हमेशा वर यूज करना है, वॉज नहीं। ठीक है? हिज हस्बैंड वर्क्स इन द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करेक्शन है वो आपको लिखनी है। अ रोड रन्स विद द रेलवे लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्शन करनी है। द रेपिटेशन ऑफ दीज साउंड्स स्टिर द इमोशन। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस थे जिसमें आपको प्रॉपर करेक्शन करके रीराइट करना है सेंटेंस को। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्टेड से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कन्वर्ट करने को आ सकता है। आपको एक पैराग्राफ मिल सकता है जिसमें आपको चेंज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे पूरा सेंटेंस है। अ यंग राजा वंस सेड टू हिज वजीर, हाउ इज इट दैट आई एम सो ऑफन इल? आई टेक ग्रेट केयर ऑफ माई सेल्फ। आई नेवर गो आउट इन द रेन। आई वियर वार्म क्लोथ। आई ईट गुड फूड, येट आई एम ऑलवेज कैचिंग कोल्ड और गेटिंग फीवर। तो ये किसका हो गया डायलॉग? ये राजा का हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वजीर का। माई डियर राजा, रिप्लाइड द वजीर, वन विल कीप हेल्दी नॉट बाय हैविंग गुड फूड अलोन. One should have a peaceful sleep and eat less, but chew well. One who eats moderately only, when one is hungry keeps well. One should talk while eating. तो ये क्या है? ये किसका डायलॉग है? ये किसका स्पीच है? वजीर का। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको नॉट कन्वर्ट मतलब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच पे। ठीक है, तो इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे पार्टिकुलर क्लास में। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। आपको एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मिलेगा। यू शुड ऑफन ओपन द मेडिसिन अबाउट हाफ एन आवर बिफोर यू यूज इट। तो इसको चेंज करना है पैसिव में। तो आपको पता है कि पैसिव में आप क्या करते हैं, हमेशा जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, द पुलिस आस्क्ड ईच ऑफ अस अबाउट हिज मूवमेंट्स ऑन द नाइट ऑफ हिज क्राइम। इसको पैसिव में चेंज करना है। कंपेयर क्लोथ्स विच वी हैव वॉश्ड विच क्लोथ्स विच एनी अदर लॉन्ड्री हैज वॉश्ड। ठीक है, Titian could not have painted it as people did not wear that style of dress till after his death. Did the idea interest you? ये आपका पैसिव वाइज में चेंज करना है। देखिए मैंने आपको बताया था एक्टिव में भी चेंज करने को आता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव दोनों में आता है। देखिए, हैव अ लिफ्ट पुट इन एंड देन यू वोंट हैव टू क्लाइंब अप ऑल दीज स्टेयर्स। अब इसको क्या करना है? एक्टिव में चेंज करना है। ये ऑलरेडी पैसिव में है। इवनिंग ड्रेस विल बी worn, ये एक्टिव में चेंज करना है। द शिप वॉज पुट इन टू क्वारंटाइन एंड पैसेंजर एंड क्रू वर फॉरबिडन टू लैंड। ठीक है, कैरियर पिजन्स आर सेड टू हैव बीन यूज्ड बाय अर्ली इजिप्शियन एंड ग्रीक सेलर्स। ठीक है, The stones were thrown by students who was afterwards led away by the police. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्टिव में चेंज करना है। देखिए 5 क्वेश्चन पैसिव में थे, 5 एक्टिव में थे। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखिए आपको मैं सलाह दूंगी, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ये जितने भी टॉपिक हैं यहाँ से आपकी चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, ईएमआरएस हो, या आप एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, ग्रामर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो मैंने आपको बुक बताई है उसी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, बस आपको मेहनत करनी है। अगर आप सिंसियरली काम करेंगे, सिंसियरिटी के साथ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात की मैं एश्योरिटी आपको देती हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट एनी चेंज। आपको चेंज मीनिंग में नहीं करना है, मीनिंग में चेंज नहीं करना है, स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा चेंज होगा बट मीनिंग सेम होनी चाहिए।
as required against them. तो ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए use to बहुत इंपॉर्टेंट है. The news is so good that it cannot be true. तो आप यूज कैसे करेंगे to को? The news is too good to be true. ठीक है, the news is too good to be true. इट इज वेरी सरप्राइजिंग. अब आप इंट्रोगेटिव में से चेंज करेंगे तो आप करिएगा पिंकू इज एज डल एज रिंकू. तो ये कंपैरेटिव में आप चेंज करेंगे. कंपैरेटिव में हमेशा आप दैन का यूज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री का आप यूज करेंगे. ठीक है, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव करेंगे. बेस्ट का आप क्या करेंगे? बेटर दैन, फिर करेंगे बेटर दैन एनी अदर. इस तरह का आप यूज करेंगे. राइस हैज बीन शिप्ड टू बांग्लादेश. आपको रिप्लेस करना है. देखिए अब यहाँ पे देखिए इसे रिप्लेस करना है. यहाँ पे कुछ चेंज आया है. देखिए क्या करना है आपको. जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी चेंजेस करने रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट को चेंज करना है बाय इट्स नाउन फॉर्म. कैसे करना है? नाउन फॉर्म में करना है. ठीक है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. तो अब क्लाउड्स को आप क्या करेंगे? बाय इट्स एडजेक्टिव फॉर्म. ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे. ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं द स्काई इज क्लाउडेड. ऐसे आप कर सकते हैं. एडजेक्टिव में आप कैसे करेंगे? द स्काई इज क्लाउडेड. ओके, नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज डाउटफुल. इसे आप क्या करेंगे? कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में. तो आप कॉम्प्लेक्स में आपने नाउन क्लॉज पढ़ा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज पढ़ा है, तो उसको आप यूज करके ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है, इफ यू स्पेयर द रॉड यू स्पॉइल द चाइल्ड. इसको आप क्या करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस में बनाएंगे. ये इफ जो इफ लग गया तो कंडीशनल सेंटेंस ये बन गया. इसे आप कंपाउंड में करेंगे. तो कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं. ठीक है, अगर आप बात करें कॉम्प्लेक्स की तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होगा. कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होगा. तो आप उन्हें ही यूज करके इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं. तो आपको इतना आइडिया लग रहा होगा कि आपको ग्रामर की पूरी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. यू मस्ट हैव रेगुलर हैबिट्स अदरवाइज यू कैन नॉट रिमेन हेल्दी. तो इसे आप सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे. सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा? दो आपके सेंटेंस होंगे और दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होगी और उसको एक कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा जाएगा. और कॉम्प्लेक्स में आपको पता है जब दो क्लॉज होगी, एक होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक ही होगी डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी नाम देते हैं. तो आपको उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. ठीक है, टेल मी व्हेन एंड वेयर पंडित नेहरू वाज बोर्न. तो कन्वर्ट आपको करना है इसे सिंपल सेंटेंस में. तो इस तरह के क्वेश्चन बने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है जंबल सेंटेंस. आपको जंबल्ड फॉर्म में दिए हैं. फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन जंबल्ड. आपको रीअरेंज करना है. ठीक है, इसको रीअरेंज करना है. जैसे फ्रीडम विच द रिच एंड द पुअर वुमेन इन द सेंस दैट अ वाइल्ड गल्फ सेपरेट्स अ मॉडर्न वुमेन एंजॉयज इज द रिस्ट्रिक्टेड काइंड. तो देखिए इसको भी हम डिस्कस करेंगे. भी हम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं. तो इस तरीके के देखिए सेंटेंसेस. तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है. सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे क्या? आप लगाएंगे वर्ब. ठीक है, फिर आप उसके बाद के सेंटेंस के पार्ट को ऐड करेंगे. ठीक है, ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है. कस्टम्स एंड मैनर इज दैट द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग वी लर्न टू अप्रिशिएट गुड पॉइंट्स ऑफ अदर्स in different places and having the opportunities of observing peoples and our prejudice against them up disappear. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट इसमें भी ढूंढना पड़ेगा. और ये थर्ड भी इसी तरह का सेंटेंस है. देखिए अभी मैं रीड नहीं कर रही हूँ. ठीक है, इसे मैं क्योंकि डिस्कस करूंगी. ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे ऑफ सोशल कॉन्टेम्प्ट, द अनफॉर्चुनेट पर्सन, ही इज ऑल्सो द विक्टिम हु इज एम्प्लॉयड. इस तरह के सेंटेंस है. ठीक है, ये कई सारे सेंटेंस दिए देखिए. needed for its everyday life, a time where each family for itself most of the things is actually produced. There was, तो there was है तो there was से आप स्टार्ट करेंगे ना. there was a time when each family. ठीक है, needed for its कुछ ऐसा करना पड़ेगा. ठीक है, actually produced. there आप लिख सकते हैं there was a time which each family actually produced. क्या कर सकते हैं? produced for itself most of the things needed for its everyday life. ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो कई सारे सेंटेंस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. अब देखिए ये क्या है? अनसीन है. ठीक है, ये अनसीन है. 2 into 5 दिया है, मतलब 5 क्वेश्चन है और आपको 10 मार्क्स टोटल मिलेंगे हर क्वेश्चन का.
2 मार्क्स, ठीक है? तो देखिए ये पूरा पैराग्राफ है, इसको भी मैं अभी रीड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ़ आपको समझा रही हूँ क्वेश्चन के पैटर्न कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है? पूरा एक पैसेज है और इसमें देखिए टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको अच्छे से पढ़ना है पैराग्राफ और फिर आपको रीड करना है, समझना है, अंडरलाइन करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और फिर आपको आंसर करना है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ग्रामर पार्ट से, ठीक है? ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मैंने जीआईसी का जो प्रीवियस पेपर हुआ है मेंस का, मैंने उसके क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आपको समझाने के लिए और जीआईसी का पेपर एक ऑथेंटिक पेपर है, तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन जो ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है। कोई एक पैराग्राफ दिया जा सकता है, हिंदी में दिया जा सकता है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 12th में ये किया है ना? उसके अलावा जैसे आपसे लेटर से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी समझाया, फॉर्मल लेटर बन सकता है प्रिंसिपल को लिखने के लिए, ठीक है? रिगार्डिंग रिगार्डिंग चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं या आप म्युनिसिपल ऑफिस को लिख सकते हैं, एडिटर को लिखने के लिए आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। डायलॉग राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग या पोस्टर मेकिंग में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसमें आपको देखिए ऐसा नहीं कि आप कुछ रट लेंगे कुछ टॉपिक तो आपसे बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है जो आप रटें, जो आप पढ़ें वही क्वेश्चन बने। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्पेशली लेटर राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग इन सब के लिए बेहतर होगा कि आप फॉर्मेट प्रिपेयर करिए, ठीक है? फॉर्मेट आप समझिए और उसपे आपको 10-15 ऐसे मतलब 10 टू 15 मिनिमम आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आप लिख लेंगे, तो फिर उससे आप बहुत अवेयर हो जाएँगे। आपको आपके लिए वो टॉपिक फ़ैमिलियर हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में और इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाएँगे, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। अगर आपको समझ में आया हो ये पैटर्न, अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी आइडिया लग सके कि आपके लिए ये क्लासेस कुछ हेल्पफुल हो रही हैं या नहीं, या मैं ऐसे ही मतलब से बना रही हूँ। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे, आप मुझे बताओगे नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है? और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको किस तरीके के लेक्चर्स चाहिए ग्रामर की सीरीज़ में, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए लेक्चर बना सकूँ, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।